अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारी मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ दैट आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट जो है वो या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, विच इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें आप लोगों के पास जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप लोगों के पास कुछ टेक्निक्स गिवन है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है आप लोगों के पास टिश्यू कल्चरिंग। ये शॉर्ट में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसके साथ डायग्राम लाजमी बनाओ ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएँ। अब ये क्वेश्चन वो आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है और लॉन्ग में पूछ सकता है। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो फिर एज इट इज़ आएगा कि आप लोग एक्सप्लेन करो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। लेकिन अगर ये इन केस लॉन्ग में आ जाता है ना तो फिर आप लोगों को साथ में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी कुछ ना कुछ उसका पूछ लेगा, उसके फंक्शंस या जो भी। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग इस क्वेश्चन को भी दोनों जो है वो लिहाज से जो है वो प्रिपेयर करो। नेक्स्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या है। आप लोग डायग्रामेटाइज कर सको स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो रफ है, अगर नहीं है तो वो स्मूथ है। ठीक है, डायग्राम अगर आप बना देते हो तो फिर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायग्राम लाजमी बनाना। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें दो डिजीज़ हैं, एक टेसिस डिजीज़ है और दूसरी पता नहीं कौन सी है। ठीक है, आप लोग इन दोनों डिजीज़ को लाजमी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समटाइम आप लोगों से जो है वो क्लोरोफिल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमारी बात पर ये क्वेश्चन लॉन्ग में था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्लोरोफिल के टाइप्स के बारे में बताया था। ठीक है, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ये चीज़ें। ठीक है, इनके बारे में इजी है लेकिन समटाइम्स ये आ जाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग लाजमी देखो। और अगर न्यूक्लियस का फंक्शन आपसे पूछे तो आप लोग डायग्राम बना देना, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। देखो बायोलॉजी के पेपर में मैंने आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम मस्ट है। डायग्राम्स बनाओगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं बनाओगे जितना मर्जी अच्छा लिख लो मार्क्स उस तरह से नहीं आएंगे जो कि आप लोग डिज़र्व करते हो। तो लिहाजा आप लोग डायग्राम्स मस्त बनाओ। और अगर आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वो जाकर देख लेना। जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर अगेन ये इम्पोर्टेंट ही हैं। मीन्स ये समटाइम्स आप लोगों के पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और कोशिश करो कि इनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, विच इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है। ठीक है, समटाइम्स वो आपसे कहता है कि आप लोग 4 इंपॉर्टेंस बताओ वाटर की, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो वो आप लोग बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्ट में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स और उनके फंक्शन और ये वो। अब ये बहुत आसान है, आप लोगों ने 9th-10th में ये चीज़ पढ़ी है, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ आती है। ठीक है, जैसे आप लोग इसको रिवाइज करो और आप लोग कोशिश करो कि इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सको। ठीक है, मीन्स आप लोग स्ट्रक्चर बना लो या कुछ इस तरह से कुछ सॉलिड चीज़ करो ना अपने आंसर में, तो आप लोगों को इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, या समटाइम्स आप लोगों को जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कोई टाइप उठा कर कह सकता है कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों लिहाज से प्रिपेयर करो। आसान है लेकिन आता है पेपर में, क्या करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रोटीन्स हैं, ये फुल करो आप लोग। प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप लोग अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बताओ या प्रोटीन की जो है वो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन बताओ। अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जब आया ना क्वेश्चन तो आप लोग उसमें प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी ये चीज़ें लिखोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स की टाइप्स। अब प्रोटीन्स की टाइप्स है कि अमाइनो एसिड्स की टाइप है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स, वो आप लोगों को पता हो।
इसके फंक्शन आप लोगों को पता हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर शॉर्ट में आए तो आप लोगों को इसमें से फर्दर सब टॉपिक्स में से कुछ चीज़ उठा कर दे देगा। अगर लॉन्ग में आए तो वो आप लोगों को फुल प्रोटीन के बारे में भी पूछ सकता है। डिटेल नोट आप लोगों ने लिखना होगा लॉन्ग में, अगर ये लॉन्ग में आता है तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स है। लिपिड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से फर्दर आप लोग टर्पेनाइड्स और स्टेरॉइड्स पर थोड़ा फोकस कर लो। सारा पढ़ लो लेकिन फोकस इन दो टाइप्स पर कर लो। समटाइम्स शॉर्ट में वो आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर टर्पेनाइड्स या व्हाट आर स्टेरॉइड्स, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास टर्पेनाइड्स क्या है, स्टेरॉइड्स क्या है। समटाइम क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन स्टेरॉइड्स, तो स्टूडेंट्स उस वक्त सोच रहे होते हैं कि ये स्टेरॉइड्स तो हम लोगों ने कहीं में पढ़ा ही नहीं है, तो ये लिपिड की टाइप है, ठीक है। तो ये आप लोग इस लिहाज से भी इसको लाजमी देखो। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से आप लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ आरएनए कर लो, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये कर लो। ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का आता है। मुझे याद है कि हमारी मरफा ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इस क्वेश्चन में और इसी चैप्टर में से हमारे पास प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन लिखनी थी। ये दो क्वेश्चन यहाँ से थे। अब ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि ये स्टार्टिंग वाले जो 5-6 चैप्टर्स होते हैं ना, इनको कर लो। आप लोगों का 70-80% पेपर ये कवर कर देते हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करते हैं, इसमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों से कह सकता है कि आप लोग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओ, इसकी टाइप्स के बारे में बताओ, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी फोकस करो, समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स जो है ये सारी वही चीज़ें जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो। सो लिहाजा आप लोग अगर इस चैप्टर को फुल कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर फुल नहीं भी करते तो इसमें जो समटाइम आप लोगों से पूछा जाता है मॉडल्स के बारे में, ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल या लॉक एंड की मॉडल, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस आपको पता हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायग्राम लाजमी बनाओ, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आप लोगों के पास कोफैक्टर और इसकी टाइप्स शॉर्ट में आ सकता है, ये आपको पता हो। नेक्स्ट इसमें आप लोगों के पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इस चैप्टर में फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप सारा आपको लॉन्ग में नहीं देगा, इसमें से हो सकता है किसी एक फैक्टर पर आप लोगों से पूछे कि आप लोग जो है वो एंजाइम पर या पीएच पर किस तरह जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है अफेक्ट होती है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, किसी एक दो फैक्टर्स पर। नेक्स्ट यहाँ से आप लोगों के पास इनहिबिटर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इनहिबिटर्स की टाइप्स का पूछ सकता है। लेकिन डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज फीडबैक इनहिबिशन, वो भी इसी में आ जाता है, वो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये वही सेम चीज़ें जो कि आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू चीज़ बस ये इनहिबिटर्स वाला टॉपिक है जो कि बहुत आसान है, नेम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, टाइप्स क्या कौन सी हैं, तो ये आप लोगों को पता हो। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही वो टॉपिक्स हैं जहाँ से MCQs भी आते हैं। MCQs के लिए मैं ये बात आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज के MCQs लाजमी करो। बोर्ड में तकरीबन आप लोगों के 18 में से 15 या 16 या इवन तो समटाइम्स पूरे 18 के 18 MCQs आप लोगों की एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। अगर एक दो MCQs टेक्स्ट के अंदर से आते भी हैं तो वो आप लोग इन टॉपिक्स को कवर करते हो, तो वो MCQs आप लोगों के वहाँ पे ही कवर हो जाते हैं, तो आप लोग उनको ईजिली लगा लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, विच इज़ अबाउट द बायो एनर्जेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग यहाँ से जो है वो टाइप ऑफ क्लोरोफिल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोरोफिल ABCDE इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये आपको पता हो, शार्ट में आ सकता है ये, ठीक है। लाइट रिएक्शन का आपको पता हो और डार्क रिएक्शन का पता हो, ठीक है। लाइट रिएक्शन में फर्दर हमारे पास जो है वो आप लोगों को जो है वो डिफरेंस पता हो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ग्लाइकोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समटाइम्स ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में से कोई एक आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता हो, हमारी मरतबा जो है वो आई थिंक ग्लाइकोलिसिस था या क्रेब्स साइकिल था, इन दोनों में से ही कोई था। यहाँ से जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो है आप लोगों के पास फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स अफेक्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से यहाँ से फोटो रेस्पिरेशन समटाइम
MCQ भी बनता है कि हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन में कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, FSC वाली अवाम, शाबाश, कि हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन में कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ये आप लोगों के पास MCQ है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है, बाकी चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में है ए सेलुलर लाइफ। इसमें आप लोगों को वायरसेस के स्टेटस का पता हो। वायरसेस हमारे पास चाहे वो लिविंग कैरेक्टर्स भी शो करता है और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी शो करता है। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग इनको एक मतलब पढ़ लो, और ये समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज का पता हो, ठीक है। ये समटाइम्स शॉर्ट में भी आता है और समटाइम्स ये लॉन्ग में एज अ पार्ट बी भी आता है, ठीक है, अगर पार्ट बी हो तो। वैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस बायोलॉजी में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट बी नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से आप लोगों ने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं जिनमें आप लोगों ने नोट लिखना होता है, लेकिन आप लोग इसको कवर कर लो। और दूसरी बात है कि अगर ये पेपर में आता है तो आप लोग बैक्टीरियोफेज की डायग्राम लाजमी बनाओ, बहुत आसान डायग्राम है, मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को HIV और फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर भी पता हो, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आप मुझसे पूछते हो ना कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के पास बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग HIV का स्ट्रक्चर भी लाजमी देखो और फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर भी लाजमी देखो, ठीक है। नेक्स्ट तो आप लोगों के पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। इसमें जो लिटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है ना, ये आप लोगों के पास इसमें से किसी एक को जो है वो आप लोगों से शार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों से कहा जा सकता है कि आप लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप जो है वो उस पर नोट लिखो, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कौन सा है, और या दूसरा पता नहीं गेस्ट गेस्ट में समथिंग था, वो आपको पता हो, ठीक है। तो ये दोनों साइकिल्स आप लोग ईजी, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें, सीधी सीधी कहानियाँ हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट याद करो, खुद से हेडिंग्स बनाओ और खुद से लिखो, नीचे डायग्राम बना लो, ठीक है। बैक्टीरिया इंजेक्ट हो रहा है, वो सेल को जो है वो उसकी वाल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, लाइसिस कर रहा है, अंदर जा रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। ये सीधी सीधी कहानियाँ हैं, ठीक है। आप लोग इनको एक मरतबा पढ़ लो, ट्रांसलेट कर लो अपने लिए और पेपर में बेगम होकर कहानियाँ लिखो, ठीक है। आप लोगों के मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर में कुछ डिजीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एड्स बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हर बच्चे को ये डिजीज़ आती है, ठीक है। अगर आप लोग इसको नहीं भी पढ़ते तो आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो। आप सब लोगों को पता है कि HIV की वजह से काज होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के पास हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस पर सम टाइम नोट आता है, अगर नोट ना भी हो तो हेपेटाइटिस में से आप लोगों के पास MCQs आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लो। शार्ट के लिए एक और इम्पोर्टेंट है प्रियॉन्स एंड वायराइड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इन डिजीज़ को भी लाजमी करो। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 है प्रोकैरियोट्स। अब इसमें आप लोगों के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में भी फर्दर एक और है प्रोटोबैक्टीरिया। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रोटोबैक्टीरिया की टाइप्स बताओ। हमारे पास शार्ट में आया हुआ था प्रोटोबैक्टीरिया पर सिर्फ, ठीक है। पूरा नोट नहीं आता कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पर नोट लिखो, इसमें से फर्दर कोई टाइप आ जाती है। या फिर आप लोगों से कह सकता है कि आप लोग डिफ्रेंशिएट करो ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। तो भी फिर क्वेश्चन इसी में से बन सकता है। तो आप लोग पूरी क्लासिफिकेशन को करो, उसमें से जो भी क्वेश्चन आया चाहे वो शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो, तो आप लोग कम से कम उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाओ। नेक्स्ट यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास शेप, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट आंसर्स के लिए। एंडोस्पोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शार्ट के लिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये देखो सीधी सीधी कहानियाँ हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोग खुद से भी लिख सकते हो ये चीज़ें, एक मतलब आप लोग पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ग्रोथ इन बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 फेजेज हैं। अगर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ना बने तो यहाँ से MCQs बनता है कि हमारे पास सिम्टम्स कौन से फेज़ में अपीयर होते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो आप लोगों के पास वो लॉग फेज़ में, LOG फेज़ में सिम्टम्स अपीयर होते हैं किसी डिजीज़ के, ठीक है। बाय द वे आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लो, समटाइम्स ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, अगर शॉर्ट में ना भी पूछा जाए तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। अब ये सिंपल सीधी सीधी कहानी है, इसमें रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये टॉपिक्स हो गए, ग्रोथ इन बैक्टीरिया हो गया, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हो गया, तो ये कहानियाँ हैं, तो इनको आप लोग लाजमी करो। अब जिस तरह नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, आप लोग इसको एक मतलब रीड दोगे ना तो पेपर में आप लोग इसको इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, रट्टा ना लगाओ, समझ के पढ़ो, इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। रट्टा लगाओगे भूल जाओगे। ये आसान चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आप लोग कहानियाँ समझ के बस याद कर लो, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स के हवाले से। नेक्स्ट यहाँ से डिजीज़ इंपॉर्टेंट है कुछ, टीबी और निमोनिया। ये वही टीबी और निमोनिया जो कि आप लोग 9th-10th में पढ़ते आए हो। ठीक है, ये टीबी और निमोनिया आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ये बहुत आसान चीज़ है, तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, टीबी का सबको पता है कि हमारे पास ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का सबको पता है, तो मीन्स ये आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत रेयर केसेस में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग इसको कर लो। ठीक है, अगर कोई एग्जामिनर जो मुश्किल पेपर बनाना चाहे तो फिर वो ये क्वेश्चन देगा, अदरवाइज़ वो ये आसान आसान इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस दे दिया, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर जो पेपर बनाता है और उसका इरादा है कि वो मुश्किल पेपर बनाए, तो फिर वो आपको बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन देगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। सो लिहाजा आप लोग इसको भी कर लो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। फिजिकल कंट्रोल भी है, केमिकल कंट्रोल भी है। समटाइम्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास आता है कि आप लोग जो है वो केमिकली या फिजिकली बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये शॉर्ट में नहीं भी आता तो यहाँ से MCQs आते हैं। पेस्चराइजेशन का टेम्परेचर वो आपसे पूछ सकता है, बाकी बहुत से टेम्परेचर्स यहाँ पर इस टॉपिक में गिवन है, वहाँ से MCQ आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ना भी आए तो कम से कम यहाँ से आप लोगों के MCQs कवर हो जाएंगे। आसान चीज़ें हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट रिसाइकलर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब यहाँ तक पहले जो 6 चैप्टर्स थे इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बता दिए। रीज़न यही है कि आप लोगों के पास जो पहले 5-6 चैप्टर्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली एग्जामिनर यही करते हैं कि बस स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में से दे देते हैं ज़्यादातर। मीन स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स आप लोगों का 70 to 80% पेपर कवर कर ही लेते हैं। अगर 80 तक नहीं भी करते तो 70 तक लाजमी करते हैं कवर। ठीक है, अगर आप लोग पास पेपर भी उठाकर देखो तो आप लोग देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में से उन्होंने उठाए होते हैं। सो लिहाजा आप लोग इनको अच्छी तरह से करो। अब आगे जाकर आप लोग ये चीज़ भी ऑब्जर्व करोगे कि जो आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैंने बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। रीज़न क्या है, आप लोग पास पेपर्स को उठाकर देखो, इन चैप्टर से बहुत कम MCQs आए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई है, इसमें से आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आप लोग 2 प्रोटिस्ट्स को कर लो, जूफ्लैजिलेट्स और एपिकम्प्लेक्सेस को कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में आते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में से आप लोग डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स को कर लो। अब क्लासेस ऑफ फंजाई में से आप लोग बेसिडियम माइकोटा को कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को कर लो, या आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि फंजाई जो है वो किस तरह से एज अ रिसाइकलर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और सिम्बियोसिस का प्रोसेस आपको पता हो कि व्हाट इज़ सिम्बियोसिस, इसकी टाइप्स क्या है। अगर फिर भी आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि लाइक इस चैप्टर में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बता दें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों को फंजाई की इंपॉर्टेंस का पता हो और सिम्बियोसिस का पता हो। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या उसकी क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में आ रही होती हैं, लेकिन अगर यहाँ से आए भी ना तो वो जूफ्लैजिलेट्स, एपिकम्प्लेक्सेस, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स या बेसिडोमाइकोटा का पूछते हैं। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ लो। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है आप लोग इनको इग्नोर छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग ये इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई और सिम्बियोसिस ये लाजमी करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप लोग मुझसे पूछते हो तो वो यही 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये 2 कर लो, जूफ्लैजिलेट्स, एपिकम्प्लेक्सेस। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आप लोग डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स को कर लो। ठीक है, क्लासेस ऑफ फंजाई में आप लोग जस्ट बेसिडोमाइकोटा को कर लो। तो दिस इज़ मोर देन इनफ। लेकिन ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन लिखे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई और सिम्बियोसिस, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये लाजमी करना है।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स। यहाँ से आप लोगों को ब्रायोफाइट्स का पता हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मॉसेस का लाइफ साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैंड अडाप्टेशन में आप लोगों के पास एक हेडिंग होती है हेट्रोगैमी की, हेट्रोगैमी का आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंस का पता हो, और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स का आप लोगों को पता हो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में डिफरेंस का पता हो, और इन्फ्लुएंसेस की टाइप्स का पता हो, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसेस आप लोगों के पास लॉन्ग में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफरेंस ये आप लोगों के पास शार्ट में आता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी डिफरेंस आप लोगों के पास ये शार्ट में आता है, लेकिन अगर वो आपसे एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पूछे तो ये समटाइम्स लॉन्ग में आ रहा होता है। अब यहाँ से भी आप लोग अगर मुझसे पूछते हो कि इनमें से भी फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये जो लास्ट में 3 लिखे हुए हैं ना कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस, या लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस, और इन्फ्लुएंसेस और उसकी टाइप्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हेट्रोगामी और ब्रायोफाइट्स और इन चीज़ों को छोड़ते भी हो तो ये लास्ट में जो 3 मैंने लिखे हैं ना इनको आप लोग लाजमी करो, ठीक है। पहले तो कोशिश करो कि ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं इनको तो आप लोग लाजमी करो। अगर इन केस नहीं कर सकते तो ये आखिरी 3 लाजमी कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं, और एग्जामिनर भी इसको इग्नोर ही कर रहे होते हैं। इसमें से क्या दे एग्जामिनर, इसमें से जस्ट सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हमारी मरतबा मुझे याद है कि इस चैप्टर में से कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं आया था। MCQs आए थे 3 से 4, इसमें से MCQs आते हैं। MCQs के लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आप लोग इसको बिल्कुल चॉइस पर तो नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसको फुल करो। अगर इनकेस आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, आप लोग बस इससे भाग रहे हो मेरी तरह, तो आप लोग क्या करो कि बस ये जो टॉपिक्स मैंशनड है आप लोग जस्ट इनको कर लो। जिस तरह आप लोगों के पास जनरल डेफिनेशन है, आप लोगों को डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जब जो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के स्टार्ट में जो डेफिनेशन लिखी है ना वो आप लोगों को पता हो, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का पता हो आर्थ्रोपोड्स में, ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आता है ये क्वेश्चन। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स का पता हो रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स ऑफ द आर्चोप्टेरिक्स का पता हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोलीमॉर्फिज्म की इंपॉर्टेंस का पता हो, या फिर ये डिफरेंसेस हैं कुछ इन चीज़ों के बारे में इनका पता हो। प्रोटियोस्टॉम्स और ड्यूटोस्टॉम्स में डिफरेंस, पोलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिफरेंस, बायलेटरल या रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं 3, इनका पता हो आप लोगों को। और समटाइम्स यहाँ से कोरल रीफ्स पर क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोगों को लाजमी पता हो। अगर एग्जामिनर ने पेपर थोड़ा टफ बनाना हो तो वो फिर कोरल रीफ्स देता है, स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, तो आप लोग इसको लाजमी करो, ठीक है। बस यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंशनड है आप लोग इनको तो लाजमी देखो। अगर बाकी भी आप लोग इसमें डिफरेंट फाइलम्स को देख सकते हो, उनके करेक्टर्स याद कर सकते हो, आप लोगों ने टेबल बनाया हुआ है तो कर लो, ठीक है। वही सिंपल चीज़ें, अगर आप लोग किसी एक फाइलम के बारे में 5-5, 6-6 पॉइंट्स भी आप लोगों को याद है ना, दिस इज़ मोर देन, ये शार्ट में आएंगे। अगर आई भी तो ये शार्ट में आएंगे, किसी फाइलम पर नोट लिखना हुआ, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हुए तो वो शार्ट में आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी करना चाहते तो कम से कम यहाँ पर जो चीज़ें मैंशन है आप लोग ये भी कर लो, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन बाय द वे ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स पर। यहाँ से आप लोगों को जो है वो रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज का पता हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो एपोप्लास्ट एंड सेम्प्लास्ट पाथवे का है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्ट मैकेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये टैक्ट मैकेनिज्म का होगा, ये शार्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें आप लोगों ने थ्योरीज जो लिखनी है, स्टार्च वाली थ्योरी और ये शुगर स्टार्च थ्योरी और वो, ठीक है, पोटाशियम और ये वो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने वही क्या नाम है, डिफरेंट कैटेगरीज बतानी है, टाइप्स ऑस्मो रेगुलेटरी, वो हमारे पास जो है वो कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, कुछ मीजोफाइट्स होते हैं, कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं। वो आप लोगों को डेफिनेशन तो लिख लोगे, मेन चीज़ें एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स आप 2-2, 3-3 याद कर लो हर एक चीज़ की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन्स का है, ठीक है। आप लोगों से किसी हार्मोन का जो है वो फंक्शन पूछ सकता है, ऑक्सीजन का, जिब्रेलिन का, ठीक है, साइटोकिनिन का,
कि आप लोग इसका फंक्शन बताओ कि हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ में जो है वो इस हार्मोन का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है फोटो पीरियडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट इसमें आ जाते हैं, न्यूट्रल प्लांट्स ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में टॉपिक है मिनरलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप लोग फिर भी मुझसे पूछते हो कि इन टॉपिक्स में से भी फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो उसमें आप लोगों के पास एक तो ये है कि टैक्ट मैकेनिज्म, दूसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसका मैकेनिज्म्स, ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये 3 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस मेंशन है, जो टॉपिक्स मेंशन है, ये आप लोग लाजमी करो, ठीक है। लेकिन इनमें से फर्दर ज़्यादा फोकस आप लोग टैक्ट मैकेनिज्म पर करो, आप लोग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर करो, एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पर करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। इसमें आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने ज़्यादा है कि व्हाट इज़ पेरिस्टालिसिस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों से पूछ सकता है कि स्टमक में जो है वो डाइजेशन किस तरह से होती है, शॉर्ट में ये आपसे पूछ सकता है। हमारी मरतबा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में था कि आप लोग जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करो इन डिटेल। 9 मार्क्स के लिए आप लोगों ने जो है वो 9 मार्क्स के लिए जो है वो एक पूरा कंप्लीट नोट लिखना था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पर। तो आप लोगों को उस तरह से भी आ सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसको जो है वो किसी एक पार्ट पर जो है वो आप लोगों को नोट आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें आप लोगों से वो कह सकता है कि आप लोग ये बताओ कि स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होती है, या आप लोगों से कह सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताओ या फंक्शन बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप लोगों से कह सकता है कि आप लोग बताओ कि हमारे पास फैट्स की इमल्सिफिकेशन कैसे होती है बाय बाइल जूस, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ लिवर। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में आए तो आप लोगों को बोलेगा कि राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ लिवर, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकता है कि आप लोगों को से जस्ट बोले कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ अ लिवर, तो उसमें फिर आप लोगों ने इसके बहुत से फंक्शंस लिखने होंगे। पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फंक्शन ऑफ लिवर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको भी कर लो। डिजीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये इसमें से समटाइम्स जो अब इनमें से भी फर्दर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है, लेकिन आप लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा को भी कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट में ही आ जाती है। तो आप लोग जो है वो इस चैप्टर को जब सुपरफिशली लेकर चलो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मोस्टली मैं आपको बताऊँ ना, बायोलॉजी का पेपर आसान होता है लेकिन लेंथी होता है। ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों ने पेपर कंप्लीट किया या नहीं किया, ठीक है। सो आप लोग जस्ट चीज़ों को सुपरफिशली लेकर चलो, चीज़ों को रटा ना लगाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग पेपर में जाओ आपको समझ ही ना आ रही हो कि आप लोगों ने लिखना क्या है। रटा लगा कर पढ़ोगे कभी भी पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ के पढ़ो तो ईजिली पेपर को अटैम्प्ट कर लोगे। ये आसान चीज़ें हैं, पेरिस्टोलिसिस, फंक्शन ऑफ लिवर, स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियासिस, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। रटा लगाओगे तो कभी भी पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये लिख के ले लो। ये आप लोग का एफएससी का एग्ज़ाम है, मैट्रिक का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ है वो मैटर करती है। नेक्स्ट आप लोग के पास चैप्टर नंबर 12 में है सर्कुलेशन। इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता हो, उसकी डायग्राम भी पता हो, ताकि हार्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डायग्राम बनाकर उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ले सको, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। कार्डिक साइकिल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से जो है वो तो आप लोगों को थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म का पता हो, एथेरोस्क्लेरोसिस का पता हो, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का पता हो, जिसे हम लोग साइनोसिस भी कहते हैं। हमारी मरतबा ये आया हुआ था पेपर में। आप लोग एक्सप्लेन कर सको कि हमारे पास स्प्लीन जो है वो किस तरह से एक लिम्फेटिक ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है, या आप लोगों को ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया के बारे में भी पता हो। लेकिन यहाँ से अगर फिर भी आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास हार्ट का स्ट्रक्चर है, कार्डिक साइकिल है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, बस ये 3। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि कम से कम जो यहाँ पर 5-6 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए वो आप लोग सारे करो। लेकिन आपके पास टाइम अगर नहीं है तो आप लोग फिर इन तीनों को कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डिक साइकिल और ब्लू बेबी सिंड्रोम को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, लास्ट चैप्टर इम्यूनिटी। इसमें आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों को जो है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पर नोट लिखो या सेकंड पर लिखो, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोगों से वो कह सकता है कि आप लोग मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स
का जो है वो रोल बताओ इम्यूनिटी में, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों से कह सकते हैं कि हमारे पास आप लोग जो है वो कम्प्लीमेंट सिस्टम या इंटरफेरॉन्स के बारे में बताओ, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है। या फिर वो आप लोगों से कह सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स ऑफ फीवर, राइट एनी 3 या 4 बेनिफिट्स ऑफ फीवर, आई थिंक 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों से पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट थर्ड लाइन आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है। आप लोगों से कह सकता है कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे पास सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्पेसिफिक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड लाइन नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आप लोग फिर उस वक्त कन्फ्यूज़ होता है कि हमारे पास हम इसमें अब क्या लिखें। तो उसमें फिर आप लोगों ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना होता है। सो लिहाजा आप लोग इसको लाजमी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी शॉर्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, ये भी शॉर्ट में आता है। अब ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता है तो आप लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रा किया करो ना। क्या है, जस्ट वाई शेप्ड आप लोगों ने वो स्टैंड ही तो खड़े करने हैं, 4 स्टैंड्स हैं, तो आप लोग वो बनाओ, उसमें मेंशन करो कि कौन से लाइट चेन्स हैं, कौन सी जो है वो हैवी चेन्स हैं, वाई शेप्ड बनाओ, ठीक है। तो उस तरह से आपके मार्क्स आएंगे। आप लोगों को पता हो कि रोल ऑफ टी एंड बी सेल्स इन द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्टली जो है वो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आप लोग जो है वो इसको लाजमी करो, ठीक है। एंड आसान आसान चीज़ें हैं। अगर आप लोग इसमें से भी मुझसे पूछते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास बेनिफिट्स ऑफ फीवर है। ये अगर आप लोग ना भी पढ़ो तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास इम्यूनिटी की टाइप्स हैं और एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि जो 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किए हैं ये आप लोग सारे करो, ठीक है। सो ये था आप लोगों के पास ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी, आप लोग इनको देखो, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर इसी में से होता है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेपर बायोलॉजी का पेपर आसान होता है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता। मैटर ये करता है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर पाते या नहीं कर, क्योंकि बायोलॉजी आप लोगों ने लेंथी चीज़ें, लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं, टाइम को मैनेज करना होता है, ठीक है। सो जिस स्टूडेंट ने टाइम को मैनेज कर लिया, पेपर को अच्छे वे में प्रेजेंट कर लिया, तो वो छा जाएगा। यहाँ पर एक टिप देता हूँ, प्रो टिप, जो कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आपसे कहता हूँ कि पेपर में कम से कम आप लोगों की 3 से 4 डायग्राम्स मस्ट बनी हो। ये जो मेन डायग्राम है, जैसे हर्ट की डायग्राम होगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस की डायग्राम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ जो डायग्राम है वो, या बैक्टीरिया की डायग्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए ताकि आप लोग जल्दी वहाँ पर बनाओ। यही आप लोगों के मार्क्स में जो है वो अहम किरदार अदा कर दिया। जब एग्जामिनर देखते हैं ना कि इस बच्चे ने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाई है, तो फिर वो ज़्यादा फोकस जो है वो थ्योरी पर नहीं करता, उसे जो है वो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, अगर इसने डायग्राम जो है वो बनाई है तो इसने अपने आंसर को एक्सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो फिर वो एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो जस्ट आपको मार्क्स दे के अगले क्वेश्चन पे चला जाता है, और उसका एक इमेज भी बन जाता है कि हाँ, ये बच्चा जो भी है ये लायक है। फिर करते करते वो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसका इमेज बन चुका होता है कि हाँ, ये किसी लायक बच्चे का पेपर है, इसने डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपका कोई क्वेश्चन उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती भी हैं तो वो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक लायक बंदा है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई, सिंपल थ्योरियाँ लिखी हुई हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, लिखते हैं कहानियाँ, समझ नहीं आ रही है लिखा क्या हुआ है, ना आंसर का पता चल रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो एग्जामिनर अगर गलती ना भी हो तो उसका मूड ख़राब होता है, फिर वो आपको मार्क्स नहीं देता। फिर एट टाइम स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमने तो पेपर अच्छा किया था, मार्क्स नहीं आए। तो स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आप लोग एग्जामिनर को जितनी आसानी दोगे पेपर चेक करने में, वो उतने ज़्यादा आपको मार्क्स देकर जाएगा। आप लोग गिचमिच बनाओगे, गंद बनाओगे, वो मार्क्स नहीं देगा। बेशक आपने बिल्कुल ठीक लिखा हो, बुक से कॉपी पेस्ट किया हो, लेकिन वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। सो आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना होता है। इन दिस एंड डैट में आप लोग मार्क्स ले सकते हो। मैंने जो है वो 92-93 मार्क्स लिए हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, सेकेंड ईयर में भी मेरे इतने ही हैं, तो आप लोग भी ले सकते हो, ठीक है। सो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखो, आप लोग इजीली जो है वो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करोगे। एंड कोशिश करूँगा कि हमारे पास इसके फ़ौरन 1-2 दिन बाद सेकेंड ईयर बायोलॉजी का भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और साथ साथ इस तरह फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी शेयर कर लूँगा। आप लोग जस्ट उनके लिए वेट करो। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर
पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।